जय हिंद साथियों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। हाल फिलहाल में यूपीएससी के एग्ज़ाम आज जो हैं समाप्त हो गए हैं और इसमें संविधान प्लस मूल विधि का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो आगामी लगभग 26,000 की जो वैकेंसी है उसमें संविधान का और मूल विधि का रोल रहेगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैं आपके लिए बिल्कुल शुरू से संविधान के टॉपिक बनाऊंगा और इस YouTube चैनल के माध्यम से आप अपने हाथ से ये नोट्स बनाना, ठीक है। जितना आप लिखोगे उतना ही आपका संविधान मजबूत होगा, बहुत अच्छा होगा। जिन विद्यार्थियों का पहले से नोट्स हैं वो अपना रिवीजन कर लें। यहाँ से लगता है उन्हें कि हमारे नोट्स में यहाँ से टॉपिक लिखवा नहीं है तो वो यहाँ से नोट कर सकते हैं, या जिनका लिखवा है उनका भी ये रिवीजन हो जाएगा। तो आइए देखो, मैं आपको वही डाटा दूंगा जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के या फिर कोई सा भी आपका अदर स्टेट का कोई यूपीएससी का एग्जाम हो, ठीक है। तो ये डाटा आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। आइए शुरू से समझते हैं। सटीक डाटा आपको मैं दूंगा बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई वैसे हमारा संविधान जो स्टार्ट होगा वो 1946 का हम बात करें, जो कैबिनेट मिशन आया था वहां से स्टार्ट होता है। मगर हम इसका संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे, संविधान का जो संवैधानिक विकास हुआ है संविधान का, तो ये जो हमारा ये टॉपिक रहेंगे, इसके माध्यम से आपको पूरा संविधान बेसिक तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए समझते हैं, तुम्हारी परिभाषा में बिल्कुल आसान परिभाषा में समझते हैं कि संविधान हमारा किस तरह से बना। सबसे पहले हम बात करते हैं, आगे चल के हम यहाँ पर अपने भारत का संविधान जो है दो भागों में पढ़ेंगे। एक होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ब्रिटिश का शासन। ब्रिटिश के शासन के माध्यम से जो एक्ट आएंगे या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो एक्ट आएंगे उनके बारे में बेसिक चर्चा करेंगे। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसे समझ लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस प्रकार हुई थी। हम जानते हैं कि इंग्लैंड जो पड़ता है भारत से वो वेस्ट मतलब पश्चिम में पड़ता है। अगर हम देखें, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है और इंग्लैंड जो है वो यूरोप महाद्वीप में है। तो भारत से पश्चिम में इंग्लैंड है। अब अगर इंग्लैंड में अगर कोई व्यक्ति भारत को देखे तो वो वेस्ट मतलब ईस्ट में पड़ेगा, मतलब पूरब में। तो इंग्लैंड में 217 व्यक्तियों ने एक योजना बनाई। कंपनी तो एक व्यक्ति के माध्यम से स्थापना हो जाएगी और उसमें 4 व्यक्ति मिल जाएंगे और अन्य व्यक्ति मिल सकते हैं। कितने व्यक्ति किसी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं? 217 व्यक्ति जो है इंग्लैंड में भाई इकट्ठा हुए। उन्होंने एक योजना बनाई कि हम ऐसा करते हैं कि हम जो है अब ईस्ट की तरफ जाते हैं, मतलब इंग्लैंड से ईस्ट मतलब पूरब की तरफ जाते हैं और वहां पे हम एक केंद्र बनाएंगे और वो केंद्र जो होगा वो भारत में होगा, मतलब इंडिया में होगा। और वहां पर हम एक कंपनी की स्थापना कर देंगे। तो इस कंपनी का जो नाम होगा, ईस्ट मतलब पूरब में जाएंगे और केंद्र बनाएंगे इंडिया में और कंपनी की स्थापना हम कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का नाम होगा ईस्ट मतलब पूरब, इंडिया माने इंडिया में केंद्र होगा और कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस प्रकार रखी गई थी, क्योंकि 217 व्यक्ति अगर किसी कंपनी का नाम रखते तो वो अपने किसी परदादा का या कोई अपने गांव का कोई नाम रख लेते। तो 217 ऐसे कहां तक रखते व्यक्ति किसी कंपनी का नाम? तो इन्होंने इस तरह से इस कंपनी का नाम रखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना जो मानी जाती है वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई। और उस समय भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। अकबर का जो शासन चला वो 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन भारत में चला। तो इसका मतलब आपके एग्जाम के लिए यहां से एक क्वेश्चन बन गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में जो हुई थी वो अकबर के शासनकाल में हुई थी। 217 व्यक्ति इसमें साझेदार थे। अब यहां पर बात आती है कि किसी की भी कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी हो, किसी व्यक्ति की कंपनी हो, अगर वो किसी दूसरे क्षेत्र में जाती है तो वहां का जो राजा होता है या वहां का जो प्रमुख होता है उससे अनुमति लेनी पड़ती। तो
इन 217 व्यक्तियों के माध्यम से एक व्यक्ति चुना गया, वो मुख्य हुआ, ये प्रमुख हुआ हम कह सकते हैं, जिसका नाम था लॉर्ड मेयर। तो लॉर्ड मेयर ने, वहां की उस समय महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। तो लॉर्ड मेयर ने एलिजाबेथ प्रथम से कहा कि हम पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने जा रहे हैं और हमें एक अधिकार का पत्र चाहिए, मतलब आपके जो है एक पत्र चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए कि एक अधिकार का मतलब ये होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो पूरब में व्यापार करने हम जा रहे हैं, इस पर सिर्फ हमारा अधिकार होगा, जो केंद्र होगा इंडिया। तो जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी उस क्षेत्र में इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी या फिर कोई अन्य व्यापारी लोग नहीं आ सकते। तो एक अधिकार का आपको हमें पत्र देना होगा। तो एलिजाबेथ प्रथम ने, जो वहां की महारानी थी, इसने 15 वर्षों के लिए अनुमति दे दी कि 15 वर्षों के बाद आपको और समय बढ़ा दिया जाएगा। तो एलिजाबेथ प्रथम वहां की महारानी थी, इसने एक अधिकार का पत्र 15 वर्षों के लिए यहां पर अनुमति दे दी, 15 वर्षों के लिए, कि 15 वर्षों को आप व्यापार कर सकते हो और आपका अधिकार होगा इंडिया पर। अब याद रहे कि भारत में जो इसकी नींव रखी गई थी वास्तविक रूप से, स्थायी रूप से अगर हम बात करें प्रयास की, तो प्रयास जो है 1608 ईस्वी में, मतलब 1608 ईस्वी में प्रयास किया गया था सूरत में। फिर इसके बाद अस्थायी नींव रखी गई थी मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में 1611 में, 1611 में। अब स्थायी रूप से जो नींव रखी गई थी वो सूरत में रखी गई थी 1613 ईस्वी में। सूरत में ये पड़ता है गुजरात में। तो याद रहे उस समय भारत का जो बादशाह था वो जहांगीर था, जहांगीर का शासन चल रहा था, क्योंकि अकबर का शासन समाप्त हो गया था 1605 में। अब 1605 से 1627 तक तो जहांगीर का शासन चलेगा। तो यहां पर हमारे दो क्वेश्चन तो ये बिल्कुल सटीक हो गए कि यहां से हम बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। इंग्लैंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो हुई थी अकबर के समय। भारत में जो स्थापना हुई थी वो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। मतलब यहाँ पर नींव जो रखी गई थी हम कह सकते हैं, तो भारत में जो नींव रखी गई थी वो जहांगीर के शासनकाल में रखी गई थी और इसकी जो स्थापना हुई थी वो अकबर के शासनकाल में हुई थी। यहाँ पर ये टैक्स देते गए यहाँ के राजाओं को, यहाँ के बादशाहों के जो बादशाह थे उन्हें यहाँ पर टैक्स देते गए और इन्होंने अपना क्षेत्र बड़ा कर लिया। तो आगे चल के एक 1726 का राजलेख आएगा, आगे चल के एक 1726 का राजलेख आएगा, पढ़ेंगे हम। भारत में जो शासन हुआ वो दो भागों में होगा, एक तो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और एक होगा ब्रिटिश का शासन। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक जो 1726 का राजलेख आया था उसमें यह प्रावधान रखा गया था कि जो तीन प्रेसिडेंसी हैं, बंबई, मद्रास और कलकत्ता, इन तीनों के जो गवर्नर हैं वो स्वतंत्र होंगे। मतलब यहां पर जो कानून बनाएंगे वो अपनी इच्छा अनुसार कानून बना सकते हैं, मगर फाइनल जो अनुमति मिलेगी वो ब्रिटिश की संसद से मिलेगी। तो यहां पर जो ये तीनों गवर्नर हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, कोई भी गवर्नर किसी दूसरे गवर्नर से सहायता नहीं लेगा, ये स्वतंत्र हैं। तो जो 1726 को जो राजलेख आएगा उसमें यही बताया गया था कि तीनों जो ये प्रेसिडेंसी स्वतंत्र होंगी। अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ब्रिटिश का शासन। तो यहां पर हम शासन पढ़ेंगे इनका कि इनका शासन जो चलेगा वो 1773 का जो ये एक्ट है, इसे बोलेंगे हम रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद यहाँ ब्रिटिश का शासन जो होगा इसमें पहला एक्ट जो आएगा वो 1858 का आएगा। तो ब्रिटिश ने जो यहाँ राज किया है वो दो भागों में किया है। अब हम बात कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो इससे पहले 1757 की जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, एक 1764 बक्सर का जो युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद ही बंगाल वाले क्षेत्र पर ब्रिटिश का शासन होगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर शासन करेगी। अब अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, इसमें पहला एक्ट आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो चलेगा वो 1773 से 1858 तक चलेगा।
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो ये अधिनियम आए थे, इनके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा, मगर कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अधीन कौन सा अधिनियम आया और कौन सा नहीं आया। तो मैंने यहां पर लिखा है 1773, जिसे हम बोलेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, ये आ गया था। 1781, जिसे हम बोलेंगे यहां पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक आया था 1784, इसे बोलते हैं पीस इंडिया एक्ट। एक आया 1726, इसे बोलेंगे हम 1726 का चार्टर एक्ट। फिर आया 1793 का, ये आया चार्टर एक्ट। फिर आया 1813 का चार्टर एक्ट। फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट। फिर आया 1853 का चार्टर एक्ट। याद रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो ब्रिटिश की संसद से जो कानून आया लास्ट, मतलब अंतिम, वो 1853 का आया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर अपना शासन नहीं चलाया। अब ब्रिटिश का शासन चलेगा, मतलब डायरेक्ट यहां पर ब्रिटिश अपना वायसराय बनाएगी, वो अपना है शासन चलाएगी। तो ब्रिटिश का शासन, ये ब्रिटिश के शासन के अधीन जो पहला एक्ट आया था वो 1858 का आया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद ये पहला अधिनियम आया था। तो 1858 का एक्ट पहला एक्ट आया। फिर 1861 का भारत परिषद ये अधिनियम आया। फिर 1892 का ये भी भारतीय परिषद अधिनियम आया। फिर 1909 का, इसे हम बोलेंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 का जो हमारे एक्ट आया, हम बोलेंगे मार्ले मिंटो अधिनियम। फिर 1919 का जो एक्ट आया, हम बोलेंगे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड। फिर 1935 का भारतीय जो शासन आया, ये हम बोलेंगे भारतीय शासन, 1935 का जो अधिनियम आया। फिर लास्ट का अधिनियम आया था 1947 का, जब हमारा भारत आजाद हुआ। 1947 के बाद यहां पर भारत का शासन चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे दो भागों में शासन बढ़ गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां शासन करा था 1857 तक। फिर 1858 से शुरू हो गया था ब्रिटिश का शासन। तो ये मैंने आपको दो भागों बताया है। करा तो यहां पर है अंग्रेजों ने ही शासन, अंग्रेजों का ही राज चला है, मगर एक चला था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन और एक चला था ब्रिटिश के शासन। डायरेक्ट ब्रिटिश ने यहां पर अपना शासन चलाया था। ठीक है, तो ये दो भागों में हमने इसे पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पहला एक्ट, जिसे हम बोलेंगे रेगुलेटिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो पहला एक्ट आया है 1773 का एक्ट, इसे हम बोलेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि 1773 को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट जो आया था लॉर्ड नॉर्थ, जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, गुप्त समिति के माध्यम से ये एक्ट तैयार किया गया था। तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था, इसके समय ये पारित किया गया था। अब इसका उद्देश्य था भारत में कि व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना। कहने का मतलब ये है कि जहां तक अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था, जिसे बोलेंगे हम अंग्रेजी क्षेत्र, तो उस क्षेत्र में ही इस एक्ट में जो ये कानून आए हैं वो प्रभावी होंगे, लागू होंगे। अन्य क्षेत्र जो बचा हुआ है जहां पर ब्रिटिश क्षेत्र नहीं कहलाया जाएगा, ये ब्रिटिश का राज नहीं है, वहां पर इस एक्ट का कोई भी काम या इस एक्ट को प्रभावी नहीं माना जाएगा। तो अब हम यहां पर हम देखते हैं कि उद्देश्य व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना है। अब हम बात करेंगे कि जो 1726 का जो राजलेख आया था, तीन जो प्रेसिडेंसी थी, जिसमें बंबई, कलकत्ता और मद्रास। तो कलकत्ता का जो गवर्नर था उसे पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था इस एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना था। और जो दो हमारी प्रेसिडेंसी थी, बंबई और मद्रास, उन दोनों प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया, मतलब इस गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया कि उन दोनों प्रेसिडेंसियों में जो कानून बनेगा वो इसके अधीन आ जाएगा, यही अब उनमें दोनों में कानून बनाएगा। अब इसकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया। इस एक्ट के माध्यम से ही गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य होंगे और ये 4 सदस्य गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे और इनकी नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट को दे दी गई थी कि यहां पर जो ये 4 सदस्य हैं इस परिषद में जो गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे, तो इन 4 सदस्यों की नियुक्ति
जो इंग्लैंड की महारानी या फिर जो सम्राट होगा, ये हम कैसे कह देंगे राजा, वो इनकी नियुक्ति करेगा। और ये 4 सदस्य होंगे, फिलिप, फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मानसन, बारवेल, ये 4 सदस्य इसमें नियुक्त किए गए थे, जिनमें से 1 सदस्य भारत का था और 3 सदस्य वहीं से भेजे गए थे। अब हम बात करेंगे इस एक्ट के माध्यम से ही कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और ये जो सुप्रीम कोर्ट होगा, ये सिर्फ उस क्षेत्र तक प्रभावी होगा जहां तक अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, या फिर अंग्रेजों का जहां तक शासन चल रहा था वहां तक ही ये मान्य होगा, या वहां तक की जो ये सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा अंग्रेजी क्षेत्र से अलग कोई दूसरा क्षेत्र है और कोई सा ऐसा मामला है कि दोनों पक्ष अगर चाहें, दोनों पक्ष की अगर सहमति हो तो तब इसमें सुनवाई हो सकती थी, अन्यथा नहीं होगी। मतलब एक पक्ष अगर चाहे कि हाँ हमारी सुनवाई इसमें हो जाए, अंग्रेजी क्षेत्र से बाहर कोई दूसरा क्षेत्र है, उनमें से एक पक्ष अगर चाहे कि हाँ कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें सुनवाई हो, तो ऐसा नहीं है, दोनों की सहमति होगी तो सुनवाई हो सकती है, अन्यथा जहां तक अंग्रेजी क्षेत्र है वहां तक तो इसमें सुनवाई होगी। तो 1773 एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई और इसमें जो 4 न्यायाधीश होंगे, ये 4 के 4 न्यायाधीश अंग्रेज होंगे और इनकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। तो इसमें 4 न्यायाधीश को रखा गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो होगा सर एलिजा इम्पे, इसकी नियुक्ति भी वहां का सम्राट करेगा, इंग्लैंड का सम्राट। और अन्य जो न्यायाधीश हैं, जो 3 अन्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति भी इंग्लैंड का सम्राट करेगा। चैम्बर्स, लीमेस्टर, हाइड, ये 3 जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति सम्राट करेगा। और अब यहां पर कोई भी व्यापारी अगर आएगा इंग्लैंड से तो याद रहे उसे अब लाइसेंस बनाना होगा, बिना लाइसेंस के वो भारत में या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन व्यापार नहीं कर सकता है। तो साथियों, आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जितने भी आपके दोस्त हैं उन्हें शेयर करें। और मैं इसकी जो अगला जो पार्ट होगा, ये अगली जो इसकी वीडियो होगी, यहां से आगे मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा और आपको इस वीडियो से या जो मैं आप भाग बना रहा हूं अगले, इससे बहुत सहायता मिलेगी। और आपके जो उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसमें यहां से क्वेश्चन बनेंगे और आपको इस वीडियो से बहुत ही सहायता मिलेगी। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद।